तो आज बात करते हैं विलयन यानी सॉल्यूशंस की केमिस्ट्री के बारे में। एक ऐसी चीज जो सुबह की चाय से लेकर साइंस की बड़ी बड़ी खोजों तक सच पूछो तो हर जगह है। तो चलिए इसी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। यकीन मानिए, आज हम सब ने कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर बनाया है। हाँ बिल्कुल, सुबह की चाय से लेकर शायद शिकंजी तक ये सॉल्यूशंस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विलयन, ये सॉल्यूशन है क्या भला? देखिए, अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझे ना, तो ये बस एक समांगी मिश्रण है, मतलब अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब समांगी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मिक्सचर हर जगह से, हर कोने से बिल्कुल एक जैसा दिखता है। सोचिए, जब पानी में चीनी घुल जाती है तो क्या चीनी को अलग से देख पाते हैं? नहीं ना, बस यही है। और देखिए, हर सॉल्यूशन के ना दो मेन खिलाड़ी होते हैं। एक है विलय यानी सॉल्यूट, ये वो है जो घुलता है जैसे हमारी चीनी, और दूसरा है विलायक यानी सॉल्वेंट, ये वो है जो घुलता है जैसे पानी। और एक सिंपल सा फंडा याद रखिए, जो भी चीज ज्यादा मात्रा में होगी ना, वही सॉल्वेंट कहलाएगी। और एक मजेदार बात बताऊं, सॉल्यूशंस का मतलब सिर्फ पानी में चीनी घोलना नहीं होता। अरे जो हवा हम सब सांस में ले रहे हैं ना अभी, ये भी तो एक सॉल्यूशन ही है। एक गैस सॉल्यूशन जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ घुला मिला है। अरे यहाँ तक कि जो पीतल या कांसे के बर्तन होते हैं वो भी सॉलिड सॉल्यूशन है ना? कमाल की बात। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि सॉल्यूशन क्या है, पर एक सवाल और है। कोई घोल कितना गाढ़ा है या कितना पतला, ये कैसे पता चलेगा? मतलब उसमें विलेय कितना है? बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए पिक्चर में आता है कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता। इसको ना ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक गिलास पानी में आपने बस जरा सी एक चुटकी चीनी डाली, तो ये बन गया तनु यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और वहीं अगर आपने चम्मच भर भर के चीनी घोल दी, तो वो हो जाएगा सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। है ना एकदम सिंपल? लेकिन देखिए, साइंस में थोड़ा या ज्यादा से तो काम नहीं चलता है ना। हमें तो एकदम पक्की सटीक नाप तोल चाहिए। तो इसका एक तरीका है मास परसेंटेज निकालना। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 10% ग्लूकोज सोल्यूशन बाय मास। इसका मतलब पता है क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सोल्यूशन 100 ग्राम का है तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है और बाकी का 90 ग्राम पानी, बस। और कभी कभी तो इतनी छोटी मात्रा भी इतना बड़ा फर्क डाल देती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जैसे पानी में अगर सिर्फ 1.0 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब सोचिए 10 लाख हिस्सों में सिर्फ एक हिस्सा फ्लोराइड हो, तो ये हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है। लेकिन यही मात्रा बस जरा सी बढ़कर 1.5 ppm हो जाए तो वही फ्लोराइड दांतों पर धब्बे बना सकता है। देखा कितना नाजुक, कितना सटीक बैलेंस है ये। चलो ठीक है, अभी तक हमने ठोस को तरल में घोलने की बात की, लेकिन गैसों का क्या वो भी ऐसे ही घुलती हैं? चलिए अब इस कहानी में गैस और प्रेशर का एंगल भी लेकर आते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि चीनी या नमक पानी में कैसे घुलते हैं, पर क्या गैसें भी ठीक वैसे ही घुलती हैं? यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है और मजा भी यही है। चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाता है एक सिंपल सा नियम जिसे कहते हैं हेनरी का नियम। और ये नियम पता है क्या कहता है? ये कहता है कि किसी लिक्विड में गैस की घुलनशीलता यानी सॉल्यूबिलिटी सीधे सीधे उसके ऊपर लगने वाले प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज्यादा दबाव डालोगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। हाँ, बस एक शर्त है, तापमान स्थिर रहना चाहिए। तो मतलब सीधा है, प्रेशर बढ़ाओ और ज्यादा गैस लिक्विड में समा जाएगी। और इसका सबसे बेस्ट, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? अरे भाई, हमारी सोडा की बोतल। उसमें हाई प्रेशर डालकर ही तो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में जबरदस्ती घोला जाता है। और फिर जैसे ही हम बोतल का ढक्कन घुमाते हैं, फस, सारा प्रेशर रिलीज और दबाव हटते ही बेचारी गैस को भागने का मौका मिल जाता है और वही फिज की आवाज आती है। ये कुछ और नहीं, हेनरी के नियम का एक लाइव डेमो है जो हम सब ने देखा है। लेकिन ये नियम सिर्फ सोडा की बोतलों का खेल नहीं है। इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर, हमारी जान पर भी पड़ सकता है। जो लोग गहरे समुद्र में गोताखोरी करते हैं, उन्हें द बेंड्स नाम की एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन का खतरा रहता है। होता क्या है कि जब वो बहुत तेजी से ऊपर आते हैं तो पानी का दबाव अचानक कम हो जाता है और उनके खून में घुली नाइट्रोजन गैस बुलबुले बनाने लगती है।
ठीक इसका उल्टा होता है ऊंचे पहाड़ों पर। वहां हवा का दबाव कम होता है तो खून में ऑक्सीजन ही कम घुलती है, जिससे पर्वतारोहियों को एनॉक्सिया नाम की जानलेवा स्थिति हो सकती है। अब एक और दिलचस्प चीज देखते हैं। पता है, जब हम किसी शुद्ध विलायक जैसे पानी में कुछ घोल देते हैं तो उस विलायक में मानो कुछ सुपर पावर्स आ जाते हैं। और केमिस्ट्री की जुबान में इन्हीं सुपर पावर्स को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्य गुणधर्म। ये मेनली 4 सुपर पावर्स हैं: वेपर प्रेशर का कम हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना और ऑस्मोटिक प्रेशर। पर यहाँ सबसे मजेदार, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन प्रॉपर्टीज को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि घोला क्या गया है, नमक है या चीनी या कुछ और। नहीं, इन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है कि कितने कण घोले गए हैं। सिर्फ कणों की संख्या, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी। इसको समझने के लिए फिर से पानी का उदाहरण लेते हैं। हम सबको पता है शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है, राइट? लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया जाता है, पूरा खेल ही बदल जाता है। अब ये पानी 100 डिग्री से ज्यादा के तापमान पर उबलेगा और 0 डिग्री से भी कम तापमान पर जमेगा। तो अब समझ आया कि ठंडे देशों में बर्फीली सड़कों पर नमक क्यों छिड़कते हैं, या फिर हमारी गाड़ियों के रेडिएटर में एंटी फ्रीज क्यों डाला जाता है। जी हाँ, ये सब इसी केमिस्ट्री का कमाल है। मकसद सिर्फ एक, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे ले जाना ताकि वो आसानी से न जमे। चलिए अब एक ऐसी ही प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो न सिर्फ हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है बल्कि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी जान है, और इसका नाम है परासरण यानी ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस है क्या? देखिए, ये कुदरत का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसमें होता ये है कि सॉल्वेंट, मान लीजिए पानी, हमेशा कम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ भागता है, और ये बहाव एक स्पेशल मेम्ब्रेन, एक खास झिल्ली के आर पार होता है। कह सकते हैं कि ये नेचर का चीजों को बैलेंस करने का अपना तरीका है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम नेचर के इस नियम को ही पलट दें? अगर हम पानी को उल्टी दिशा में बहने पर मजबूर कर दें? जी हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, और इसी से जन्म हुआ है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ का। इसमें हम खारे पानी वाली साइड पर जबरदस्त बाहरी प्रेशर डालते हैं जो कुदरती ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा होता है, और इस दबाव में पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा गाढ़े घोल से कम गाढ़े घोल की तरफ जाने लगते हैं, और नतीजा, समंदर का खारा पानी भी पीने लायक साफ पानी बन जाता है। अच्छा, अब तक हमारी सारी बातचीत इस भरोसे पर टिकी थी कि सॉल्यूशन में डाला गया हर कण, हर पार्टिकल अकेला और शरीफ है। लेकिन क्या हो अगर ये पार्टिकल अंदर जाकर अपनी टीम बना लें, मतलब जुड़ जाएं, या फिर 1 के 2 या 3 में टूट जाएं? तब तो हमारी सारी गिनती, सारी कैलकुलेशन ही गड़बड़ा जाएगी, है ना? और बस इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एंट्री होती है वेंट हॉफ फैक्टर की। इसे आप एक तरह का करेक्शन फैक्टर या करेक्शन टूल समझ सकते हैं। जब भी पार्टिकल्स हमारी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं करते, मतलब या तो वो आपस में जुड़ जाते हैं या फिर टूटकर बिखर जाते हैं, तो ये फैक्टर हमारी कैलकुलेशन को सही करता है। ये हमें बताता है कि असल नतीजे हमारी उम्मीद से कम या ज्यादा क्यों आ रहे हैं। तो देखा, सॉल्यूशंस की दुनिया बाहर से जितनी सीधी सादी दिखती है, अंदर से उतनी है नहीं। इसमें भी अपने ट्विस्ट और टर्न्स हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि केमिस्ट्री में और शायद जिंदगी में भी, और कहाँ-कहाँ हमारी पहली समझ, हमारी सहज अपेक्षाएं हमें धोखा दे सकती हैं, और कहाँ-कहाँ चीजें वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो ऊपर से नजर आती हैं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।